हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है अंगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है। अब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि उसमें से हम एक को छोड़ दें तो वो सभी कैसे होंगे, या तो भाज्य होंगे या फिर अभाज्य होंगे। ठीक है। तो जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है। मान लीजिए मैंने कोई एक संख्या ली 12। ठीक है। अब 12 को 6 से भी भाग किया जा सकता है, 12 को 3 से भी भाग किया जा सकता है। लेकिन आप यदि देखो कि 6 को हम 2 और 3 से और भाग कर सकते हैं, यानी 6 को भी हम भाग कर सकते हैं किससे, 2 से और 3 से। जबकि 3 के और गुणनखंड नहीं होंगे। 3 को तो या तो 1 से भाग किया जा सकता है या 3 से, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से हम इसको भाग नहीं दे सकते। जबकि 6 को हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं और 6 से। यानी यदि मैं कहूँ कि 6 के और भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, लेकिन 3 का और कोई गुणनखंड नहीं किया जा सकता। और जिसका गुणनखंड और नहीं किया जा सकता है, यानी एक या सिर्फ वह खुद नंबर रहेगा, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो ये गुणनखंड कैसा कहलाएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड। जबकि 6 सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा कि ये 12 का एक गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ये कैसा है, सिर्फ गुणनखंड है, क्योंकि 6 के और भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, लेकिन 3 का और कोई गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये कैसा गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। अब जैसे हमने इसी को लिख लिया 12 को, और यदि मैं 12 को 2 से भाग करता हूँ तो आ जाएगा 6, और 2 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से भाग करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो 12 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 12 जो है वो भाज्य संख्या है, लेकिन 2 कैसा है संख्या है, समअभाज्य संख्या है। ये भी समअभाज्य संख्या, और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। विषम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। तो अब 12 को जो है हमने गुणा के रूप में लिख दिया, गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिख दिया। और वो एक सभी संख्या कैसी है, अभाज्य सम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्याएं। यानी ये गुणनखंड कैसे कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो कोई भी भाज्य संख्या हो, पूर्णांक हो, हम उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमने एक संख्या और ली 20। यदि मैं 20 की बात करूं तो 20 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 2 से भाग करूंगा तो 10, और 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। तो 20 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। तो दो भी अभाज्य संख्या, ये दो भी अभाज्य संख्या, और 5 भी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या ही होगी। और जबकि 20 संख्या कैसी थी, ये भाज्य संख्या थी। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गए। अब इसको पढ़ते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब जो होता है वो होता है केवल और केवल एक, केवल और केवल एक, यानी उसके जैसा और कोई नहीं, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिकली। अब इसको हम समझते हैं।
हमने 20 के फैक्टर गुणनखंड किए। फैक्टर कौन कौन से है? 2, 2 और 5। सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इनके क्रम को छोड़ते हुए, जैसे अब यहाँ से हम देखते हैं कि 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 5 × 2, और इस 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 × 2। 3 तरीके से 20 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्रम तो चेंज हो गया, पहले 2 2 5 था, फिर 2 5 2 हो गया, फिर 5 2 2 हो गया, क्रम चेंज हो गया। लेकिन यदि आप यहाँ से एक बात नोट करो, इसके जो गुणनखंड है यहाँ पर भी 2 और 5 ही हैं, यहाँ पर भी, सॉरी, 2 2 5 है, यहाँ पर भी क्या है? 2 2 5 ही है, और यहाँ पर भी क्या है? 2 2 5 ही है। ठीक है। तो यानी 20 के जो अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं वे 2 2 5 ही हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी इसका गुणनखंड अभाज्य, भाज्य में तो आप लिख दोगे 4 × 5, जबकि 4 कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन कहा क्या गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इसके अतिरिक्त और दुनिया में कोई भी नंबर इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो इसीलिए वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है अद्वितीय। ठीक। क्रम को छोड़ते छोड़ते हुए, क्यों? क्योंकि क्रम मान लीजिए यहाँ 2 2 5 है, यहाँ 2 5 2 है, यहाँ पर 5 2 2 है, क्रम चेंज हो जाता है। यदि हम क्रम की बात ना करें तो ये कैसा रहेगा? अद्वितीय रहेंगे, जो इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है? अब अभाज्य गुणनखंड को आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप लिखोगे आरोही क्रम में, जैसे ये लिखा हुआ है, ये है यहाँ पर आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग ऑर्डर। या फिर आप लिखोगे अवरोही क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में। या तो कैसे लिखोगे? घटते क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखोगे अभाज्य गुणनखंड को, या फिर आरोही के क्रम में लिखोगे। तो यही थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर किया जा सकता है। ठीक है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब जैसे मैं एक संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, 42। तो मुझे 42 के जो है अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। एक तो मुझे ये पता करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, और दूसरा मुझे इस 42 को अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में लिखना है, या गुणनफल के रूप में लिख सक बता बोल सकते हो आप। तो देखो, 42 के सबसे पहले यदि मैं फैक्टर करता हूँ, तो यदि मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अब ये 2 से तो भाग होगा नहीं, तो अब मैं इसको 3 से करता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7, और ये आ जाएगा यहाँ 7 से भाग करूंगा तो 1। तो 42 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, तो स्टूडेंट वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और एक 7 हो जाएगा। ठीक। और 42 को लिख कैसे सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में, यानी 2 × 3 × 7। और हमने इनको लिखा है आरोही क्रम। ठीक है। अब जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया 50, 50 को यदि मैं 2 से भाग करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 25 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 50 के जो
गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा, क्योंकि 5 2 बार आया है तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, यानी हमने 50 को क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है कि एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक कोई भी पूर्णांक या तो एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय यानी अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक। एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हो गया कि एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या तो एक अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई भी मैंने एक से बड़ी कोई भी संख्या लिखी है, 5। 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको 1 गुणा 5 के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, या तो मैंने कोई भी 20 ले लिया तो 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5। तो 20 कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, एक पूर्णांक भी है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। देखो कि यदि कोई भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने 20 को लिया था, 20 के जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 5, यानी यही रहेंगे, इसके अलावा इसके कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते तो इसके लिए क्या हो गया, अद्वितीय, क्रम को छोड़ते हुए
तो क्रम को छोड़ते हुए का मतलब क्या हो गया कि इसको आप कैसे लिख सकते हो 20 को? देखो जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था कि 2 गुणा 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 2, या इसको लिखा जा सकता है 5 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो क्रम तो तीनों बार चेंज हो गया ना, यहाँ कुछ और एक क्रम, यहाँ कुछ और है, यहाँ क्रम, तो उन्होंने क्या कहा, क्रम को छोड़ते हुए। ठीक है, और बाकी ये गुणनखंड कैसे हर बार 2 और 5 ही आए हैं, ये चेंज नहीं हुए, ये सिर्फ एक ही रहे। तो यही लिखा गया है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कैसा होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अब है स्टूडेंट गुणनखंड वृक्ष। अब गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, यानी किसी भी भाज्य संख्या के या अभाज्य संख्या के गुणनखंडों को यदि हम एक ट्री के रूप में लिखते हैं, वृक्ष के रूप में लिख देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। जैसे लिख सकते हैं गुणनखंडों की एक श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप में निरूपित, जो एक वृक्ष के रूप में निरूपित करती है। गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि मेरे पास कोई भी एक नंबर है, 38। ठीक है, अब 38 कैसे संख्या है, सम संख्या है, तो इसको 2 से भाग किया जा सकता है। तो यदि मैं इसको 2 से भाग करूंगा, अब भाग कितने बार जाएगी उसको मैं लिखूंगा इस बॉक्स में। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगी, आ, 1 बचेगा यहाँ पर 1, तो 18 19 बार। ना तो 2 के गुणनखंड और हो सकते, ना ही 19 के गुणनखंड और हो सकते हैं। ठीक है, तो नहीं होंगे तो ये दोनों गुणनखंड कैसे आ गए, अभाज्य गुणनखंड। तो 38 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 19। ठीक है, जैसे और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिख ली 64, हमने एक संख्या लिख ली 64। 64 सम संख्या है, तो 2 से भाग किया जा सकता है इसको। तो कितनी बार भाग होगा ये, 32। अब 2 के तो और गुणनखंड किए नहीं जा सकते, तो किसके होंगे, 32 के। तो 32 को फिर से 2 से भाग किया जा सकता है, कितनी बार भाग होगा, 16 बार। ठीक है, तो 16 को फिर से हम कर सकते हैं 2 से भाग, और ये इस बार भाग जाएगी 8 बार। 8 को फिर से हम कर सकते हैं 2 से ही, और ये आएगा 4। और 4 को हम करेंगे तो ये 2 से, और ये फाइनल 2 से। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास संख्या थी, एक ये
एक ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। ये कैसे गुणनखंड है? अभाज्य संख्याएं हैं तो यानी अभाज्य गुणनखंड है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की गुणा 2 के साथ, ये जितने भी 2 हैं इनकी सबकी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है यही क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिखा था भाई, 38 को हमने क्या लिख दिया था, 2 और 19। तो ये भी क्या है, गुणनखंड वृक्ष है। अब 64 के हमने फैक्टर किए हैं तो यानी इसके वो सभी फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड है। तो ये जो प्रोसेस है करने का, ये जो प्रोसेस है लिखने का जो तरीका है, यही क्या है, गुणनखंड वृक्ष है। मान लीजिए एक हमने संख्या और लिख ली 35, 36 लिखते हैं। 36 को यदि हम क्या करें, 2 से भाग करें तो ये आ जाएगा यहाँ पर भाई, 3 में भाग करेंगे तो ये का आएगा, बचेगा ये, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 18। अब हम यदि 18 को भाग करें 2 से तो ये आ जाएगा 9। अब 9 को भाग करें तो ये 3 से और 3 से। तो ये सभी कैसे गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 36 को कैसे लिखा जा सकता है, 36 को लिखा जा सकता है 2 की गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 3 की पावर 2। तो आप यहाँ से एक बात और नोट कर सकते हैं कि सभी को हम कौन से क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो जो गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड, उनको या तो आप आरोही क्रम में लिखोगे या अवरोही क्रम में लिखोगे। ठीक है, और फैक्टर करने का भी तरीका यही होता है कि उनको पहले सबसे छोटे नंबर से भाग करिए, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो गुणनखंड वृक्ष हमने समझ लिया। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।